गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सभी लोग को गुड मॉर्निंग। आप लोग का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आज आईएमआरई का सेकंड क्लास है, जो कि डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में थर्ड ईयर में है। तो आप लोग पहला क्लास आप लोग मेरे ख्याल से देख ही लिए होंगे, तो सेकंड क्लास आज चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का जो हमारा पहला पॉइंट है वो है अनुरक्षण एवं मरम्मत के लिए संगठन की आवश्यकताएं निम्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। मतलब जो हमारा मेंटेनेंस एंड रिपेयर डिपार्टमेंट, या यानी कि जो भी हम मेंटेनेंस रिपेयर डिपार्टमेंट बनाते हैं उसका ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, आखिर किसके लिए करते हैं, कौन सा ऐसा काम है जिसके लिए हम अनुरक्षण या फिर मेंटेनेंस का डिपार्टमेंट बनाते हैं। देखिए, क्या किसी भी डिपार्टमेंट को बनाने का मतलब ये हो जाता है कि हम उस मशीन के बारे में, या तो हम बहुत ज़्यादा उन लोगों को एक जिम्मेदारी दे रहे हैं, या फिर वहाँ पे वो चीज़ें बनेंगी, या फिर उसमें कुछ भी प्रॉब्लम आ रही तो उस डिपार्टमेंट में सॉल्व हो। जैसे कि क्या, अब आपकी इलेक्ट्रिकल ब्रांच है, मैकेनिकल ब्रांच है, सिविल ब्रांच है, तो अगर कोई इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कोई आपकी प्रॉब्लम आती है या फिर कोई बात है तो आप इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में जाएंगे। कोई मैकेनिकल डिपार्टमेंट की बात है या फिर मैकेनिकल डिपार्टमेंट से रिलेटेड है तो हम मैकेनिकल डिपार्टमेंट में जाएंगे। उसी तरह कंपनियों में क्या किया जाता है, कंपनियों में भी ये चीज़ें कर दी जाती हैं कि वहाँ पे एक डिपार्टमेंट बना दिया जाता है अलग, जैसे क्वालिटी डिपार्टमेंट का। या फिर नोट्स मेरे ख्याल से आपको क्लियर दिख रहा होगा कि क्या लिखा है, तो आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि किसी भी चीज़ के लिए एक डिपार्टमेंट बनाई जाती है। डिपार्टमेंट का मतलब है कि उससे रिलेटेड जो भी परेशानी होगी या फिर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो वहीं पे सॉल्व की जाएगी, या फिर वो उसी से रिलेटेड सॉल्व होगी। इसलिए उसके लिए डिपार्टमेंट बना दी जाती है ताकि आसानी हो जाए और चीज़ों को थोड़ा और अच्छा किया जा सके। तो कोई भी डिपार्टमेंट बनाने का केवल इतना ही होता है कि मतलब कि हम डिपार्टमेंट अगर बना रहे हैं तो थोड़ा सा काम हमारा आसान हो जाता है, या फिर उस सॉरी, आवाज़ के लिए थोड़ी दिक्कत होगी, कोई बात नहीं। अब क्या है कि अगर उसमें क्या होता है कि कोई डिपार्टमेंट बना दी जाती है, जैसे मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है या रिपेयरिंग डिपार्टमेंट है, तो वहाँ पे वो चीज़ें क्या हो जाती है, आसानी होती है। अब देखिए, देखते हैं कि इसमें कि किन कार्यों को या फिर किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ये डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं या फिर ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है। अब देखिए, इसमें पहला है पूंजी निवेश, यानी कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अगर क्या होता है कि हम कोई महंगी मशीनरी लगा रहे हैं या फिर कोई महंगी महंगी कंपनी में कोई मशीनरी बड़ा लगा रहे हैं, तो क्या हम डेली तो मशीन लगाएंगे नहीं, या फिर डेली हम क्या कि उतनी बड़ी पैसे खर्च नहीं करेंगे। इसीलिए हम वहाँ पे मेंटेनेंस और रिपेयरिंग डिपार्टमेंट बनाते हैं, ताकि हमारे लिए कोई दिक्कत ना हो और उस मशीन को हम बना सकें, रिपेयर कर सकें। नया खरीदने से अच्छा उसको हम रिपेयर करके चलें, ताकि हमारी जो जितनी भी हमने पूंजी लगाई है, इन्वेस्टमेंट किया है, वो थोड़ा बचाया जा सके या फिर कम किया जा सके और उसको अच्छे से चलाया जा सके। दूसरा पॉइंट इसमें लिखा है कि इक्विपमेंट रिलेटिव इम्पोर्टेंट स्टैंडर्ड मेजरमेंट। हमें उसके बारे में, जो भी हम मशीनरी लगा रहे हैं, फिर जो भी इक्विपमेंट हम लगा रहे हैं, उसके बारे में हमें एक मानक पता होना चाहिए कि हमें इसके लिए इतना एरिया चाहिए, हमें इस मशीन को लगाने के लिए इतना बड़ा कमरा चाहिए, फिर ये चीज़ें, इतनी लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए। मतलब एक हमें मानक पता होना चाहिए कि अभी मानक कौन बताएगा, ये हमें मेंटेनेंस डिपार्टमेंट बताएगा कि हाँ, हमें इतना एरिया चाहिए इस मशीन को सही करने के लिए, या फिर अगर ये मशीन, अगर इस दो मशीनें हमको रिपेयर करनी है तो इतना बड़ा हमको हॉल चाहिए या फिर कमरा चाहिए। तो ये क्या, ये हमें पता चलती है कि एक स्टैंडर्ड मेज़रमेंट होना चाहिए कि हाँ, इतना हमें स्पेस चाहिए ताकि हम उस चीज़ को आसानी से यहाँ बना सकें। फिर तीसरा पॉइंट है मेंटेनेंस वर्कर के लिए सुरक्षित कार्य। अब देखिए क्या है कि अगर हम वर्करों से काम कर रहे हैं तो उनको, उनकी सुरक्षा की भी ज़िम्मेदारी हमारी है कि हम उनको सुरक्षा प्रदान करें, या फिर वो, तो अगर कोई काम हम करवा रहे हैं किसी वर्कर से तो हमें सुरक्षा की भी ज़िम्मेदारी तो हमें रखनी है। तो कंपनी उस, जैसे हम ही किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो हमारी सुरक्षा की ज़िम्मेदारी कंपनी की है। अगर उस कंपनी में हमें रहते हुए कुछ हो गया तो वो कंपनी की पूरी ज़िम्मेदारी बन जाती है। तो उसी तरह हम क्या करते हैं, जो भी उस मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में काम करता है या फिर जो भी उस रिपेयरिंग करते हैं मशीनरी की, क्या उनके जो भी वर्कर वहाँ पे लगे हैं उनकी सुरक्षा हमारी ज़िम्मेदारी हो जाती है, यानी कि कंपनी की। कार्ड और फाइल और मेंटेनेंस एंड रिपेयर इक्विपमेंट। एक कार्ड बनाते हैं, एक फाइल बनाते हैं कि कितनी मशीनों को हमने रिपेयर किया, कौन सी मशीन रिपेयर करने के लिए आई, कौन रिपेयर होके जा चुकी है। इन सब का जो ब्यौरा होता है वो मेंटेनेंस और रिपेयरिंग डिपार्टमेंट में ही रखा जाता है, ताकि हमें समय समय पे पता चल सके कि किस मशीन को बनाने में कितना खर्च आया है, या फिर उसमें कौन से पुर्जे ख़राब थे, वो पुर्जे हम फिर से एक्स्ट्रा मंगवा के रख लें, ताकि फिर से अगर वो ख़राब हुआ तो फिर हम उसको लगा सकें, हमारे लिए प्रॉब्लम ना आए। तीसरा क्या है कि वर्क कंजप्शन को मापना। अब देखिए, वर्क कंजप्शन को मापना मतलब कि एक दिन में कितनी मशीन बनी,
एक हम कार्ड बनाएंगे, एक फ़ाइल बनाएंगे कि एक दिन में हमने इतने मशीन को बनाया, इस मशीन को बनाने के लिए ये इक्विपमेंट लगा, और फिर जो भी हमारे पास कि इससे हमने सहायता ली, ये इतने पैसे खर्च हुए, तो वो जहाँ पे भी लगाना है कि क्या कंजप्शन की मतलब वर्क कंजप्शन, उसमें पे कितने पैसे खर्च हुए, कौन से इक्विपमेंट लगा या फिर क्या चीज़ें लगी, तो वो पूरा एक ब्यौरा लिखा जाता है एक फ़ाइल बना के। अब तीसरा इसमें पॉइंट है कि समय समय पर अनुरक्षण विभाग के कारीगरों को, सुपरवाइजरों को तथा दैनिक कर्मचारियों को प्रति 6 या 1 महीने के भीतर प्रशिक्षण देना। यानी कि क्या हम उसको उनको ट्रेंड करें, ट्रेनिंग दें। इतना तो आप समझ गए हैं, इतना पहले भी क्लास में आपको समझाया जा चुका है। अब आगे देखते हैं। अब क्या है कि जनरल वर्क होता है, जैसे कि हमारे जो मैनेजमेंट के हैं उनको, उनका जो हमारा कोई मैनेजमेंट है उसका जनरल वर्क क्या है। तो जनरल वर्क आप देख सकते हैं, जनरल वर्क जैसे नीति एवं उद्देश्यों का स्थापित करना, हमें क्या है वहाँ पे एक नियम बनाना, जैसे एक पॉलिसी रखना। कहीं पे कोई काम करवा रहा है कोई कंपनी है तो उसके लिए एक टर्म होती है कि आपको 12 घंटे काम करने हैं, 14 घंटे काम करने हैं। तो उसी तरह क्या होती है कि हर जगह क्या पॉलिसी बनाई जाती है, चाहे वो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट हो, रिपेयरिंग डिपार्टमेंट के, आपको इतने से इतने घंटे काम है, आपको दिन भर में 5 मशीनें सही या 6 मशीनें सही कर देनी है। तो उनको क्या एक दिया जाता है, एक ब्यौरा दिया जाता है कि आपको ये सही कीजिए। इसीलिए देखिए उत्तरदायित्व एवं अधिकारों की परिभाषा करना, मतलब क्या कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है या फिर कुछ हमें पावर मिलती हैं, तो वो क्या हो जाता है, वो मैनेजमेंट सिस्टम होता है कि मैनेजमेंट के द्वारा वो चीज़ें संचालित की जाती हैं। मैनेजमेंट के द्वारा कुछ पॉलिसी बनाई जाती है, कुछ रूल्स बनाए जाते हैं कि आपको 5 बजे से पहले नहीं जाना है, आपको महीने में 2 छुट्टी से अधिक नहीं लेना है। तो वो मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। एक मैनुअल बनता है या फिर एक लिस्ट जारी की जाती है कि हाँ, इस लिस्ट में इतने इतने जो लोग हैं इतने घंटे काम करेंगे, या फिर हमारी कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट है, कितने घंटे की रिक्वायरमेंट है। तो वो उस प्रबंध तंत्र का काम होता है, जो आप देख सकते हैं। अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और बुक के लिए मैंने पहले ही बता दिया था कि नवभारत प्रकाशन की आप बुक ले सकते हैं। कोई ऐसा नहीं कि प्रमोशन है उसका, या फिर मैं प्रमोशन उस वीडियो का या वो उस बुक का कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग चाहें तो, क्योंकि वो उस बुक का कंटेंट बहुत ही अच्छा है, अगर IMRE पढ़ना है, क्योंकि देखिए जो भी सब्जेक्ट थियरी होता है वो थोड़ा सा बोरिंग बन जाता है और ये लेंदी हो जाता है, हम पढ़ना उसको नहीं चाहते हैं। तो बुक थोड़ा अच्छा रहेगा तो शायद हम और अच्छे से उसको पढ़ें। चलिए देखते हैं आगे। अब वैद्युत अनुरक्षा विभाग का ऑफिस कार्य क्या है, ऑफिस कार्य क्या है। ऑफिस कार्य भी आप जानते हैं क्या होता है। ऑफिस कार्य भी मैंने पहले चैप्टर में ही बता दिया है, तो फिर मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा। एक बार देख लेते हैं। इंस्टॉलेशन मशीन एंड इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट की टेक्निकल डिटेल। टेक्निकल डिटेल का मतलब क्या, उस मशीन की कितनी पावर है, कितनी रेटिंग है, वाइंडिंग कौन सी है, कॉपर की है, एल्यूमिनियम की है, स्टार में कनेक्टेड है, डेल्टा में कनेक्टेड है, कैसी क्या है उसकी पूरी क्या है डिटेल रखना, उसी को हम टेक्निकल डिटेल्स बोलते हैं। समय समय पर किए गए मेंटेनेंस वर्क रिकॉर्ड रखना, कब कब उस मशीन की हमने मेंटेनेंस करवाई है या फिर कितने टाइम पे मेंटेन करना है उस मशीन को, ये ब्यौरा रखना एक फाइल बना के। इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट मशीन में होने वाले भंजों को ब्रेकडाउन का विश्लेषण करना, फॉल्ट के कारण जानना। अब देखिए जो भी हमारे इलेक्ट्रिक मशीन या फिर इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, वो उसमें क्या प्रॉब्लम है, कैसे प्रॉब्लम आ रही है उसको जानना, या फिर उसको कैसे दूर किया जा सकता है, ये भी जानना हमारा मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का ही काम है। क्योंकि देखिए मेंटेनेंस डिपार्टमेंट यानी कि वहाँ पे वर्कर भी होंगे, कुछ उनके ऊँचे पोस्ट के भी लोग होते हैं। ऊँचे पोस्ट के लोग रिक्वायर करते हैं कि हाँ, ये मशीन की आपका मेंटेनेंस करना है, इतने घंटे की चलिए, ये ख़राब हो गई, इसकी लगभग ये चीज़ें ख़राब होंगी, वो बताते हैं। लेकिन वर्कर क्या होता है, वर्कर जब भी वहाँ पे काम कर रहा है, या फिर जो ट्रेनर होता है या फिर जो ट्रेन्ड वर्कर होता है, वो बताता है वहाँ पे कि हाँ, हाँ, ठीक है, ये प्रॉब्लम है, या फिर उसको सही करता है। फिर वो लिख के रिकॉर्ड में देता है कि हाँ, फ़ॉल्ट का क्या कारण है, हीटिंग की वजह से मशीन को प्रॉब्लम हुई है या फिर किसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हुई है, तो वो बताता है। अब आता है जनरल रिपेयर एंड ओवरऑल के लिए जॉब ऑर्डर एंड कॉस्ट एस्टिमेट। अब क्या है कि जो हम रिपेयरिंग में क्या है हमारे खर्च आए हैं, जो मशीन में जो पार्ट हमारे ख़राब हो गए थे, जैसे बाइंडिंग जल गई या फिर कोई भी ऐसा चीज़ मेटरिंग ख़राब हो गई, या फिर क्या उसमें जो भी प्रॉब्लम आई है उसको सही करने में कितना पैसा खर्च हुआ है, कितना पैसा खर्च हुआ है, या फिर कितनी कॉस्ट आई है, उसका एस्टिमेटिंग करना ज़रूरी हो जाता है। उसके लिए भी एक रिकॉर्ड कार्ड हमको बनाना पड़ता है। अब क्या है कि मेंटेनेंस ऑफिस में काम आने वाले, अब देखिए क्या मेंटेनेंस ऑफिस में कुछ काम आने वाले कुछ रिपोर्ट्स होते हैं, या फिर कुछ एक फ़ाइल की तरह, जैसे उपकरण का ब्यौरा लिखना कि कितने उपकरण को आज हमने सही किया, कितने उपकरण को अभी सही करना है। स्टोर का लेखा, मतलब हमारे स्टोर में ये अभी प्रोडक्ट हैं कि हाँ, इनसे अगर कोई चीज़ ख़राब होती है तो हम बना सकते हैं। कुछ चीज़ों की कमी आ गई, उसका लिखना। श्रमिकों के लिए निर्देश, कि हमारे जो वर्कर हैं उनके लिए निर्देश लिखना कि उनको कब आना है, कब जाना है, एक दिन में कितनी चीज़ें सही करनी है। या फिर इन सब से रिलेटेड क्या है, एक इंस्ट्रक्शन कार्ड बनाई जाती है, या फिर एक कार्ड बनाई जाती है जिसके पीछे इंस्ट्रक्शन लिख दिया जाता है कि हाँ, ये चीज़ें हैं, और
आप लोग इन सभी निर्देशों का पालन करेंगे तो ये सब लिख देना होता है। मेरे ख्याल से इतना क्लियर हो गया होगा, अब आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या है कि आगे देख लेते हैं मरम्मत कार्यों के लिए तकनीकी विवरण। अब जहाँ पे हम रिपेयरिंग कर रहे हैं, यानी कि जो हमारा रिपेयरिंग डिपार्टमेंट है, वहाँ पे टेक्निकल डिटेल क्या है? टेक्निकल डिटेल हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक अनुदेश होता है, एक फॉल्ट्स का विवरण। फॉल्ट्स का विवरण या फिर अनुदेश। अनुदेश का मतलब ये है कि जो हमारे रिपेयरिंग या फिर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, वहाँ पे हम ये एक डिस्क्रिप्शन दे देते हैं या फिर जो भी बोलते हैं कि उसके बारे में एक पैरेलल इन्फॉर्मेशन देते हैं कि हाँ ये इतने रेटिंग का है, या फिर इसमें ये पार्ट्स लगे होते हैं, या फिर उसका जो मैनुअल कार्ड होता है वो हम वहाँ पे रिपेयरिंग स्पेस पे दे देते हैं, ताकि उनको उसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन रहे कि हाँ ये चीज़ें ऐसी हैं, ताकि वो भी सुरक्षित रह पाएँ और जो यहाँ चीज़ें बन रही हैं वो भी थोड़ा से अच्छे से बन पाए। फ़ॉल्ट का विवरण मतलब कि जो हमने मशीन ले गए हैं उसमें क्या फ़ॉल्ट था या फिर क्या परेशानियाँ थी, उसके बारे में ब्यौरा लिखना, वो हो जाता है। यही दो चीज़ इसमें होती हैं। अब देखिए ये एक रिपोर्ट है। एग्ज़ाम में कभी कभी पूछे या ना पूछे, अगर हम ये बनाते हैं तो थोड़ा सा हमें बेनिफिट या फिर नंबर लेने में आसानी हो जाती है। इसमें क्या है कि प्राप्ति रिपोर्ट का नमूना है। मतलब प्राप्ति रिपोर्ट का मतलब कि अगर कोई चीज़ हमने बनवाने के लिए, कोई मशीनरी बन रही है या फिर कुछ हम बनवाने के लिए लाते हैं, तो क्या होता है कि उसके लिए हमें एक ब्यौरा बनाना होता है। जैसे ब्यौरा में आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि विभाग का नाम कौन सा विभाग है, इलेक्ट्रिकल विभाग है, मैकेनिकल विभाग है, या फिर किस विभाग की वो मशीनरी है वो लिखते हैं विभाग का नाम। उपकरण का नाम लिखते हैं कि कौन सा, जैसे लेथ मशीन है, इंडक्शन मोटर है, स्लिप रिंग मोटर है, या फिर कौन सा मोटर जिसको सही करना है। प्रारूप कौन सा टाइप का है, वो सिंगल फेज है, थ्री फेज है, उसको हम भर देंगे। उपकरण के अनुमोदित आंकड़े, जैसे उसकी रेट कितने पावर की है, कितने वोल्टेज पे है, कितनी फ्रिक्वेंसी है, कितनी करंट है, फेज क्या है, सिंगल फेज पे काम करता है या थ्री फेज पे काम करता है, तो ये सारी डिटेल लिखनी होती है। इसकी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। एग्जाम इसको बनाते हैं तो आपको थोड़ा सा नंबर भी आएगा। और देखिए ये थोड़ा जाने रहेंगे ना तो आपको कंपनी में काम करना थोड़ा आसान हो जाता है। कंपनी में वर्क करें, कभी कभी हमें लिखने के लिए आ जाता, तो कंपनी में हम कभी कभी काम कर रहे हैं तो कंपनी के लिए हमें थोड़ी सी दिक्कत होने लगती है कि कभी कभी अचानक आ जाएगा कि एक ब्यौरा बना के दीजिए, एक नमूना पत्र दीजिए या फिर एक रिसीविंग दीजिए। तो रिसीविंग क्या होता है, अगर वहाँ पे नहीं है तो हमें अगर टाइप करके बनाना तो क्या इस तरह से हम बना सकते हैं, और ये हम एग्ज़ाम में भी इसको हम लिख सकते हैं। अब उसके बाद क्या है कि एक प्रामाणिकता दिया जाता है या फिर जो भी रेफरेंस बोले, ये प्रमाणित किया जाता है कि उपकरण का नाम जो भी है, मरम्मत संख्या, तकनीकी अनुदेश को हमने सही किया इस डेट में। टेस्टिंग उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट वहाँ पे इस पे सिग्नेचर करता है, ताकि अप्रूव होता है कि हाँ ये चीज़ें सही हो चुकी हैं। और या फिर ये चीज़ें सही करनी है तो ये एक कार्ड होता है कि रिपोर्ट बनाना। थोड़ा आप लोग एक बार इसको प्रैक्टिस करेंगे आप लोग को बिल्कुल आ जाएगा। हाँ, यहाँ पे मैंने डैश छोड़ा है ताकि आप यहाँ पे भर सकें, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग एग्ज़ाम इसको डैश मत छोड़िएगा, यहाँ पे भर दीजिएगा कुछ ना कुछ और उसको अंडरलाइन कर दीजिएगा, ताकि एग्जामिनर थोड़ा समझे। देखिए क्या है कि थियरी सब्जेक्ट में जितने ही हम कंटेंट डालते हैं, जितने ही हम क्लियरिटी से किसी चीज़ को लिखते हैं, उतने ही नंबर पाए जाते हैं। थियरी सब्जेक्ट में आपको 45 मार्क्स तक मिलते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। और जेई वही जेई एग्ज़ाम हुआ या फिर जितने भी स्टेट के या फिर आप सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम देते हैं जेई के, उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ कभी कभी पूछ लेता है कि अगर हमें प्राप्ति रिपोर्ट बनानी है या फिर जो हमारी रिसीविंग रिपोर्ट है उस पर किसके सिग्नेचर होते हैं, तो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें कभी कभी पूछ लेती हैं तो हमारे दिमाग में नहीं रहता है। देखिए क्या है कि कभी कभी हम उन्हीं चीज़ों को पढ़ना या फिर उन्हीं चीज़ के बारे में जानना भी पसंद करते हैं जिसको हम डेली देखते हैं या फिर करते हैं। तो थोड़ा सा हमें क्या होता है, हैबिट बनानी पड़ती है कि हम थियरी को भी पढ़ें, न्यूमेरिकल भी पढ़ें, जो भी चीज़ें हैं। आगे देखते हैं कि हमारा आगे का क्या पॉइंट है। आगे का हमारा जो पॉइंट है कि वैद्युत उपकरणों की मरम्मत की प्रक्रिया। अब रिपेयरिंग प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, क्या प्रोसेस है, कैसे रिपेयर किया जाता है, तो ये जानना जरूरी एग्जाम में आ जाता है। तो हमें क्या होता है, पॉइंट अगर पता रहेगा तो हम इसके बारे में लिख लेंगे। तो पहला पॉइंट है उपकरणों को लेना, खोलना और दोष का पता लगाना। मतलब पहले हम उपकरण को लेंगे, मतलब एक पर्ची बनेगी कि हाँ ये उपकरण सही करना है, हम मेंटेनेंस या रिपेयरिंग डिपार्टमेंट उसको देंगे, वहाँ पे जाएगा। फिर उसको हम खोलेंगे तभी तो पता चलेगा ना उसमें क्या है, कि पेंडिंग चली है, कि मीटरिंग ख़राब हुआ है, या फिर उसके स्टेटर पे कुछ प्रॉब्लम आई है, क्या है। जैसी जो इक्विपमेंट रहेगी उसके हिसाब से हम उसको खोलने पे पता चलेगा कि उसमें क्या प्रॉब्लम आई है। तो बिना खोले पता नहीं चलेगा। तो पहला पॉइंट हो गया कि उपकरण को लेना है, फिर खोलना है, फिर उसको फिर क्या हमें पता चलना है। फिर दोषी पुर्जों तथा इकाइयों को निकालना, उसे ठीक करना और नए पुर्जे लगाना। जैसे कि अगर रिपेयरिंग के लिए हैं तो रिपेयर तो हम कर सकते हैं, लेकिन अगर वो रिपेयरिंग के काम नहीं है, ऐसा है कि हम रिपेयर करेंगे तो एक दो दिन चलेगा या फिर कम टाइम के लिए चलेगा, तो इससे अच्छा है कि उसमें नया पार्ट लगा के उसको हम और अच्छे से कर दें।
तीसरा है विद्युत उपकरणों की संयोजकता, असेंबलिंग करना। हम उसकी असेंबलिंग कैसे कहीं असेंबलिंग तो ख़राब नहीं है या फिर हमने उसको अलग डिटैच किया या डिस्पैच कर दिया जिसकी वजह से वो ख़राब हो गया है, तो वो भी चेक करना काम है। मरम्मत के बाद वो उपकरण देते समय किए जाने वाला परीक्षण। अब मरम्मत के बाद क्या हो जाता है कि वही प्राप्त नमूने जो यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पे इस तरह का एक पूरा चार्ट बना के, एक ब्यौरा बना के हम उनको दे देते हैं। उसके बाद हम एक टेस्टिंग करते हैं कि हाँ ठीक है, जो पहले आया था मशीन जो अब आया है उसमें क्या मतलब कुछ सही हुआ है कि नहीं हुआ है, या फिर अभी तो वैसा नहीं है। तो ये सब चेक करके फिर हम उसको देते हैं। फिर आता है क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट की क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट। देखिए क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी कंपनी में जाते हैं लोग क्वालिटी में काम करते हैं, तो क्वालिटी में अगर आप काम करें तो आपको चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, चीज़ों के बारे में आपको समझ में आना चाहिए। तो वो क्वालिटी डिपार्टमेंट में आपको थोड़ा सा परेशानी होती है, लेकिन क्वालिटी डिपार्टमेंट में अगर आपको पास नॉलेज है तो बहुत अच्छी चीज़ लगती है। आपको अच्छा भी लगता है किसी के बारे में। देखिए जब हमें किसी चीज़ के बारे में पता होता है ना, किसी को बताना होता है, तो वो हमारे लिए आसान भी रहता है और हम थोड़ा इंटरेस्ट लेके उसको बताते हैं। उसी तरह हमारा क्वालिटी डिपार्टमेंट होता है। देखिए मरम्मत की गुणवत्ता बताना हमारा क्वालिटी डिपार्टमेंट का काम होता है। नाम से ये क्वालिटी, किसी चीज़ की क्वालिटी बताना या फिर किसी चीज़ की क्वालिटी को कंट्रोल करना क्या होता है, एक डिपार्टमेंट बनाई जाती है उसी को क्वालिटी कंट्रोल बोलते हैं। हम मरम्मत की गुणवत्ता, मरम्मत कार्य में प्रयोग की जाने वाली तकनीकी प्रक्रिया चार्ट का पालन, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट के सभी भागों का सही प्रचालन। तो जो क्वालिटी डिपार्टमेंट है वहाँ पे वो देखा जाता है कि हाँ सही से फिर से रिपेयरिंग हुआ है कि नहीं हुआ है, नए पार्ट्स लगे हैं या फिर क्या है, सही से अब फिर चलेगा कि नहीं चलेगा, ड्यूरेबल है कि नहीं। ये क्वालिटी डिपार्टमेंट का काम है कि क्वालिटी उसकी चेक करना। अब मेंटेनेंस रिकॉर्ड क्या है, अनुरक्षण रिकॉर्ड एक रखे जाते हैं कि हमने मेंटेनेंस तो कर लिया, उसके रिकॉर्ड भी कहीं हैं। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और मशीनों से संबंधित टेक्निकल रिकॉर्ड। टेक्निकल रिकॉर्ड में क्या कि उसकी रेटिंग क्या है और कितने फेज का है, वाइंडिंग क्या है, किसकी कैसी है, तो वो टेक्निकल रिकॉर्ड में आती है। फिर ड्राइंग एंड मेंटेनेंस विथ रिपेयरिंग रिकॉर्ड। अब जो भी मशीन रिपेयर करने के लिए या फिर बनने के लिए आ रही है, उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि हम उसके ड्राइंग को रखना जरूरी कि हाँ ठीक है, इसको असेंबल कैसे करना है या फिर डिटैच कैसे करना है, तो उसकी ड्राइंग रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिपेयरिंग कार्ड एक रखेंगे ताकि आने से पहले और आने के बाद, सॉरी आने से पहले और जब वो मशीन जा रही है तो आने से पहले और आने के बाद, मतलब ले जाने के बाद क्या है उसके रिकॉर्ड्स को लिखना है। फिर क्या है फाउंडेशन एंड मेंटेनेंस, सॉरी फाउंडेशन एंड मशीन ड्राइंग लेआउट। हम फाउंडेशन को उसको हम कहाँ अटैच किए हैं, कितने एरिया में है या फिर कैसे इसको हम अटैच कर सकते हैं। एक लेआउट और ड्राइंग रखना अपने पास ताकि, तो क्या हो जाता है ये जितनी भी ये चीज़ें लिखी हुई स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो वही डिटेल्स रखना क्या हो जाता है मेंटेनेंस में रिकॉर्ड में रखने के लिए। तो ये चीज़ जनरल रिकॉर्ड कार्ड फॉर ऑल। जनरल रिकॉर्ड कार्ड का मतलब क्या है, उसमें सारी चीज़ें लिखी जाती हैं कि मशीन कब बन रही है, कौन सी मशीन बनी, एक दिन में कितनी मशीन बनी, वर्कर ने कितना काम किया या फिर कितना डिपार्टमेंट में काम हुआ, वो उसमें जनरल रिकॉर्ड में सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। तो ये इतने 4-5 पॉइंट हैं। आप अपने से भी पॉइंट बढ़ा के लिख सकते हैं क्योंकि आप उतना अगर समझ रहे हैं तो पॉइंट बढ़ा के लिख सकते हैं। जॉब कार्ड एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है और जेई के एग्ज़ाम में भी जॉब कार्ड का ही 2-3 बार पूछ रहा है। लोग भी कभी-कभी हम कंपनी में काम करते हैं, जो कंपनी में काम कर रहा है अगर वो मेरा वीडियो देख रहा है तो उससे समझ में आ रहा होगा कि जॉब कार्ड क्या होता है। एक कहीं पे कंपनी में काम करते हैं तो आपको एक कार्ड मिलती है जिसको हम जॉब कार्ड बोलते हैं। मशीनों से संबंधित तकनीकी आंकड़ों को दर्ज करने के लिए विशेष प्रकार के कार्यों का प्रयोग किया जाता है, वो जॉब कार्ड कहलाता है। अब जो भी मशीनरी संबंधित जॉब कार्ड हमें मिलता है उसमें ये लिखने के लिए मिलता है कि हमने मशीनरी के आंकड़े, जैसे आंकड़े का मतलब क्या है कि वो कितने वोल्टेज पे चलता है, उसकी क्या रेटिंग है, वाइंडिंग कैसी है या फिर क्या उसमें उसकी क्वालिटी क्या है या फिर उसमें कौन कौन सी चीज़ें लगी हुई हैं, तो वो लिखने के लिए जॉब कार्ड बनाई जाती है। सभी लोग को एक जॉब कार्ड दी जाती है डिपार्टमेंट में कि डिपार्टमेंट वाले जो भी लोग हैं उसमें उसको अच्छे से लिखें। अब देखते हैं कि अब जॉब कार्ड बनाने का एक पूरा मैंने बनाया है फॉर्म, आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो जॉब कार्ड बनाना बिल्कुल आसान है, इस तरह आप जॉब कार्ड बना सकते हैं। जॉब कार्ड के लिए क्या निम्न सूचना दर्ज करनी होती है उसमें, या फिर आप खुद टाइप करके बना सकते हैं या फिर वहाँ से आप जिस कंपनी में काम करें या फिर जहाँ पे भी काम करें वहाँ के द्वारा मिल जाता है। तो देखिए क्या होता है, पहला क्या, स्वामी का क्रम संख्या, यानी कि मशीन किसकी है, किसके नाम के लिए है, किसकी मशीन बनने के लिए एक नाम लिखना पड़ता है। फिर क्या, इंस्टॉलेशन साइट, कहाँ पे वो उसको लगाना है या फिर किस जगह पे वो लगी है वो जानना ज़रूरी है। क्या उसके लिए वो सही है कि नहीं, ऐसा नहीं कि वो बाहर वाली मशीन है तो हमने अंदर लगा दिया, अंदर वाली मशीन है तो बाहर लगा दिया, तो वो जानना ज़रूरी हो जाता है। निर्माता व विक्रेता का नाम, कि जो मैन्युफैक्चरर है उसका भी नाम लिखना होता है और जो सप्लायर है उसका भी नाम लिखना ज़रूरी होता है उसमें।
निर्माता की क्रम संख्या, सीरियल नंबर ऑफ मैन्युफैक्चर की कब वो उसकी सीरियल नंबर क्या है कि 1 2 3 एक सीरियल नंबर लिख के कोई भी चीज़ आप खरीद रहे हैं तो उस पे एक सीरियल नंबर लिखा होता है। तो उसी तरह उस मशीन पे भी सीरियल नंबर लिखा होता है तो उसको भी हम लिख लेते हैं। वर्क, वर्क का मतलब क्या, जॉब, क्या उसमें सही करना है या फिर क्या बनाना है या फिर उसकी क्या काम है कि मतलब ये पेंट करने की मशीन है या फिर कोई भी ऐसी बाइंडिंग की मशीन है, किसी भी चीज़ की मशीन है तो उसमें लिखना उसका काम क्या है वो लिखना होता है। मशीन या उपकरण का प्रारूप, कि जो हमारा टाइप ऑफ मशीन और ऑफ इक्विपमेंट है कि वो इंडोर वाला है कि आउटडोर वाला है, कि उसमें तेल की ज़रूरत पड़ेगी कि विदाउट तेल वाला है, तो वही सब चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी होता है उसके बारे में। मशीन का निर्धारण, रेटिंग क्या है, कितने वोल्ट पे चलेगी, कितने पे बैटरी से ऑपरेट हो सकती है कि नहीं हो सकती है, एसी पे चलेगी, क्या सिंगल फेज है, थ्री फेज है, वो सब जानना जरूरी हो जाता है। फिर क्या, वाइंडिंग का विवरण, वाइंडिंग का क्या स्टार में है, डेल्टा में कनेक्टेड है, उस पर सारी डिटेल्स लिखी जाती है। फिर क्या, ऑपरेशन टाइप, प्रचालन प्रारूप, कि कैसे वो चलेगा, ऑपरेशन की उसमें क्या लिखी रहती है कि हाँ ये इतने पे ऑपरेट होगी। मतलब जैसे कभी कोई लिख देता है ना कि ये 12 वोल्ट पे ही ऑपरेट होगा, उससे कम पे ही ऑपरेट नहीं होगा। तो क्या हो जाता है, वो वहाँ पे ऑपरेशन लिखा होता है कि इसको कैसे चलाना है या फिर कितने वोल्ट पे चलेगा, एक रेटिंग बता दी जाती है हर चीज़ की, इतने रेटिंग पे ये चलेगी, तो वो लिखा जाता है। आप देख सकते हैं इस तरह आप एग्ज़ाम में इसको बना सकते हैं अच्छे से। एग्ज़ाम में बना रहे हैं तो मेरे ख्याल से नंबर मिल जाएगा, टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा। एक बड़ा सा ब्लॉक बनाना है, ब्लॉक में छोटी छोटी चीज़ लिखनी है, डैश जो लिखा है वहाँ पे आप भरें या फिर छोड़ दें, वो आपके ऊपर है एग्ज़ाम में। लेकिन अगर बना रहे हैं तो नंबर इंप्रूव करने के लिए बिल्कुल काम आएगा। देखिए क्या होता है कि जो थियरी सब्जेक्ट होता है इसमें क्या है कि हमारे पास के सिंबॉलिक होते हैं कि हम उसको सिंबल की तरह बना के या फिर एक टर्म में लिख के 1 बाई 1 करके नंबर पा सकते हैं, क्योंकि थियरी सब्जेक्ट में ज़्यादा डायग्राम नहीं होती हैं। या फिर अगर है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो फिर उसको हम एक डायग्राम के फॉर्म में रखने का फॉर्म करते हैं कि ऐसा करेंगे तो एग्जामिनर को कम टाइम, जैसे अगर जॉब कार्ड आ गया तो लिखने की बजाय अगर इसको हम बना देते हैं, लिखने में टाइम ज़्यादा लगेगा, उससे कम टाइम में अगर इसको हम बना देते हैं तो 5 नंबर का तो मेरे ख्याल से 4 या 4.5 नंबर तो दे ही देगा, क्योंकि पूरा डिटेल इसमें लिखी दिए हैं। ये आप तभी बना रहे हैं जब आप जॉब समझ रहे हैं। तो इसीलिए क्या है कि थोड़ा सा इस टाइप से लिखना, या फिर जो भी आप कहीं डायग्राम डालना है या फिर कुछ लाइनिंग करनी है तो वो थोड़ा सा आप करना सीखें। अब आगे कुछ और थोड़े से पॉइंट हैं। देखिए वायरिंग आरेख, अब किसी चीज़ का डायग्राम बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसकी वायरिंग इंस्टॉलेशन कैसे क्या करनी है। जैसे देखिए सिंगल लाइन डायग्राम उसका बनाना होता है कि हाँ ठीक है, कि पहले क्या ओवरव्यू दे देते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे कोई चीज़ अटैच होगी, या फिर साइज़ उसकी कैसी है कि कितना बड़ा है, छोटा है, या फिर जो भी है। मटेरियल प्रॉपर्टी की, मटेरियल प्रॉपर्टी में उसकी क्या, उसमें कॉपर की वायरिंग की गई है, एलुमिनियम की गई है, उसका बॉडी कैसा है, एंक्लोजर कैसा बना हुआ है, बाहरी का आवरण किसका, मेटल का बना है या फिर किस चीज़ का बना हुआ है। वायरिंग इंस्टॉलेशन की, उसकी जो वायरिंग करनी कैसे पैरेलल में करनी है, कि कहाँ कितनी दूरी पे करनी है, कहाँ में एक्सटेंशन लगाना है, क्या करना है। इक्विपमेंट इंस्टॉलेशन की, हम जो भी इक्विपमेंट लगा रहे हैं उसकी इंस्टॉलेशन की पूरी एक ड्राइंग बना के रखी, काम वो ऐसे लगाना है, इस जगह पे इसको लगाना है, तो ड्राइंग रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हाँ, और मेज़रमेंट रखना बहुत ज़रूरी है कि जो हम ड्राइंग शीट तो रख रहे हैं लेकिन उसकी मेज़रमेंट, जब एक ड्राइंग किसी चीज़ का बना लेते हैं, मेज़रमेंट कर लेते हैं, तो हमें किसी चीज़ कोई कंपनी में कोई कंपनी में एक हॉल है या फिर उसको हमें इंडक्शन मोटर लगाना है, फिर वहीं पे कोई और मोटर लगाना, तो उसको लगाने का एक आसान तरीका हो जाता है कि जब हम उसकी एक ड्राइंग बना लेते हैं, तो ड्राइंग हमें बेनिफिट भी करता है और आसानी भी हो जाती है। एक पॉइंट और है, इसमें देख लेते हैं। प्लांट अनुरक्षण का इतिहास, लॉग बुक एवं जॉब कार्ड। जॉब कार्ड समझ गए हैं, लॉग बुक में भी वही चीज़ें लिखी जाती हैं। तो 2 पॉइंट इसमें हैं कि जॉब कार्ड पर अंकित संपूर्ण आंकड़ों को पुनः लॉग बुक पुस्तक में लिखा जाता है। अनुरक्षण में संबंधित निर्देश एवं प्रोग्राम को लिखा जाता है। अब जो भी जॉब कार्ड पे आप लिख रहे हैं या फिर जो कार्ड है उसको हम ये लॉग बुक पे लिखते हैं। यानी कि उसको जॉब कार्ड पे क्या है कि वो तो आपके पास रहेगा, लेकिन जो सॉरी, जॉब कार्ड तो आपके पास रहता है जो, लेकिन जो लॉग बुक है वो क्या कंपनी में जमा होता है, उस पर पूरा डिटेल हम अटैच कर देते हैं, या फिर उस पर्ची का एक स्टेपलर कर देते हैं, ताकि वहाँ पे ये एक आपके पास रहे, कि एक कंपनी के पास रहे, कि प्रमाण रहे कि हाँ ये चीज़ें सही हुई हैं, आपके निरीक्षण में आपने करवाया है, तो वो चीज़ें वहाँ पे रहें। ऊपर से ये है कि सारे निर्देश प्रोग्राम वहाँ पे लिखे होते हैं कि हाँ इसको इतने से इतने टाइम में करवाना था, या फिर ये मशीन आज है तो कल के अंदर बन जाना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें जो भी उसमें लिखा हुआ है वो लॉग बुक पे लिख देते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अगर जो भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो उसको ज़रूर कमेंट कीजिए। और कोई सब्जेक्ट आप लोग डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल या फिर जो भी ब्रांच है उससे रिलेटेड कोई सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको क्या पढ़ना है। और अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए आप लोग। थैंक यू।